now part 2 of the session. तो पार्ट 2 ऑफ द सेशन जो हमारा आंसर राइटिंग का है, दैट इज मेनली इफ आई टॉक अबाउट टेल एंडर वर्ड्स इन आंसर राइटिंग. So let's take an example. So एक क्वेश्चन है यहाँ पे, if you look at now this is the question. Question क्या पूछ रहा है? South China Sea has assumed greater geopolitical significance in the present context. Comment. Now this is the question. इसमें जो ये वर्ड है क्या है? ये टेलेंडर वर्ड है. 2016 का सवाल है. So the question is South China Sea has assumed great geopolitical significance in the present context. That means South China Sea आज की context में it is geopolitically very sensitive. यानी वहाँ की जो पूरी geography, मतलब politics of that that location will decided by the geography of that place. अब South China Sea में क्या प्रॉब्लम है? South China Sea को चाइना क्लेम करता है ये मेरा है. Now if you look at the South China Sea, so South China Sea is very simple. अब ये है साउथ चाइना सी, दिख रहा है ना? यू लुक एट द साउथ चाइना सी. अगर आप देखो तो ये आपका साउथ चाइना सी है, यानी चाइना के साउथ में है. इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि बाउंड्री से आपका मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल आपका ईजेड है, उसके बियॉन्ड नहीं. बट चाइना क्लेम करता है कि चाइना का जो लास्ट हैनान प्रोविंस इज द लास्ट प्रोविंस. यहां से लेके आइडली जो है, अगर आप देखोगे तो चाइना का जो कंट्रोल ये ब्लू लाइन होना चाहिए, राइट? ये चाइना का क्लेम जो है ब्लू लाइन होना चाहिए. कैन यू लुक एट द ब्लू लाइन? बट चाइना के क्लेम करता है ये रेड लाइन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको नाम दिया 9 डैश लाइन. चाइना क्लेम्स की ये जो 9 डैश लाइन है ये हमारा एरिया है. इट्स लाइक मेरा घर यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन वो जो है वो पूसा रोड तक मेरा एरिया है. अरे भाई तुम्हारा घर तो यहाँ है, 2 फीट घर के आगे तुम्हारा हो गया क्या? नहीं, वो पूसा रोड तक मेरा है. हाँ, ये पूरे इस लाइन के अंदर जो सब कुछ है वो हमारा है. अब वियतनाम से अब ये वियतनाम है, दिस इज कंबोडिया, दिस इज मलेशिया, दिस इज ब्रुनेई, दिस इज फिलीपींस, दिस इज मलेशिया. तो सबके जो टेरिटोरियल सी है उसको क्लेम करता है चाइना. अब ये कहते हैं भी तुम मेरे एरिया में घुस रहे हो, तो चाइना कहता है देखो 9 डैश लाइन मेरा है. हाँ, ये स्प्राटली आइलैंड्स है, पैरासेल आइलैंड्स है, ये सारे आइलैंड्स को कहता है ये मेरा है. उसपे सब बेसिस बना रहा है मिलिट्री के, सब लगा रहा है वहां पर. इट इज बिलीव दैट वहां पे ऑयल मिलेगा बहुत सारा. और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. इंटरनेशनल लॉ को चाइना नहीं मानता है. जब तक कमजोर था तो मानता था, अब पावरफुल हो गया तो नहीं मानता. तो जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो उस चाइना को लगता है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सही है. कह रहा है ये तो दे आर सेइंग कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हो. हाँ ठीक है. फिर नहीं हम इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं कर रहे. ये 9 डैश लाइन हमारे पूर्वजों ने लिखा है. ये क्या मतलब हुआ? मेरे पूर्वज ने लिखा है कि चाइना मेरा है, मेरे पूर्वज ने लिखा है अमेरिका भी तुम्हारा है, मेरे पूर्वज ने लिखा कि पूरा 7 समुंदर पार जो सब है सब भारत का है. वैसे थोड़ी होता है. नो दिस इज तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं. ये इंटरनेशनल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इफ यू वांट टू कनेक्ट, अगर आपको इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में कनेक्ट करना है तो ये आपका रूट है. तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को चाइना कंट्रोल करता है.
यहाँ पे चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, ये छोटी छोटी कंट्रीज बेचारे कुछ कर नहीं पा रही हैं बिकॉज दे आर वे वे टू स्मॉलर। अब यहाँ पर यूएस का रोल भी बढ़ गया बिकॉज यूएस वांट्स दैट इंटरनेशनल लॉ फॉलो हो। ये अलग बात है, अपने केस में वो नहीं फॉलो करता है, बट फॉर अदर केस दे वांट इट टू बी फॉलो। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, so this is the question, ये कह रहा है कमेंट। नाउ दिस इज अ टेलेंडर वर्ड, यू हैव टू कमेंट। तो कमेंट करना है, कमेंट्री पता है, एवर हर्ड ऑफ कमेंट्री? कमेंट्री में क्या होता है? दिस इज द टेलेंडर वर्ड। तो आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना है। पहला, यू हैव टू मे बी 60 to 70% explain this in easy language, and बाकी जो 30 to 40% आपका है, you analyze it, why it is important, एनालिसिस करिए। इसको लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में आप। यू हैव टू एनालाइज इट। एनालाइज करना है मतलब क्यों जियो पॉलिटिकली कम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्टिंग इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। It is important for international trade, international movement. It is important to maintain, sanctity of the international law. International law क्या है? UN clause बोलते हैं, UN clause, United Nations Convention of Law on Seas। तो ये सारी बातों को आपको लिखना है। तो क्वेश्चन यही है, आपको कमेंट करना है इसमें। तो दिस इज कमेंट्री। कमेंट्री मतलब कमेंट करना है। यू हैव टू राइट अ कमेंट्री एंड यू हैव टू राइट इन अ वेरी सिंपल मैनर। इज दैट क्लियर? फिर मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा है। Explain in easy language 70%, analysis is 30%. Is that clear? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे क्रिकेट कमेंट्री होती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब यहां लिखा है, क्या लिखा है? दिस इज एग्जामिन the development of airports in India, joint venture under public-private partnership (PPP) model. What are the challenges faced by authorities? अब ये क्या है? ये एग्जामिन कह रहा है। एग्जामिन मतलब यू हैव टू प्रोब, आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, ठीक है, अंदर जाना होगा, डेप्थ में जाना होगा। गो इनसाइड, थोड़ा सा ऊपर ऊपर नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू गिव अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल इन डेप्थ। तो आपको प्रोब करना होगा, ठीक है। सपोर्ट आंसर विद डिटेल लाइक कॉजेज, इम्प्लीकेशन, वे फॉरवर्ड, ये क्या कॉजेज है, क्यों हो रहा है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका, आगे क्या होना चाहिए। डायमेंशन बहुत वाइड हो जाता है, क्वेश्चन बड़ा है। इट इज नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, इट विल रिक्वायर मल्टीपल सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्या है? इट इज अ कैलेंडर वर्ड। अब ये वर्ड के बेसिस पर, अब ये कमेंट होता तो शायद इसका मीनिंग कुछ और होता। वैसे देखा जाए तो बहुत क्लोज ही होता है, but if you want to know that, अब देखो यहाँ क्या लिखा है? एग्जामिन क्रिटिकली। एग्जामिन भी करना है, इन्वेस्टिगेट, पॉजिटिव भी बताना है और नेगेटिव भी बताना है डिटेल में। एंड यहाँ पर यूज फैक्ट एंड डेटा, यूज फैक्ट एंड डेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हेतवी, ऋषिका बेटा, विनव, जानवी, वर्षा, विशा, ठीक है ना? अब ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे याद नहीं होता है एक दो बार में। द मोर यू प्रैक्टिस, धीरे धीरे करके वो याद होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एग्जामिन है, डेप्थ में जाना है, डिस्कस है, वो में डेप्थ में जाना है, कमेंट है, डेप्थ कम रहेगा, एनालाइज करना है वो भी। इनफैक्ट मैं अभी आपको लिखूंगा कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। तो दीज थिंग्स विल कम विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब यहां लिखा इवैल्यूएट, ठीक है ना? द वर्ड इज इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन। डिस्कस, यहां वर्ड आ गया डिस्कस। नाउ आई वांट टू राइट सर्टेन वर्ड्स। तो क्या मीनिंग है डिस्कस? मतलब यहां पर डिस्कस एक ओपन एंडेड है। ओपन एंड मतलब
टोटल पूरा डिटेल में डिस्कस करो। रोल ऑफ वुमेन इन, आप पॉजिटिव की बात भी कर सकते हो, नेगेटिव भी बात कर सकते हो, गो इन डिटेल, गिव एग्जांपल्स। आपको लगता है कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन था वुमेन का फ्रीडम स्ट्रगल में, ही कैन अग्री, ही कैन नॉट, ही माइट नॉट अग्री, तो यू विल ओपन एंडेड, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है कि आप सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ। इफ यू हैव डेटा इन फैक्ट आप एंड तक जाओ, ऊपर तक जाओ, बट सब्सटैंशियल रोल तो वुमेन का था ही था, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू कवर, पॉजिटिव नेगेटिव भी कवर कर सकते हो। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, होलिस्टिक मतलब डिटेल आपको लिखना है, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन देना है, एग्जाम्पल देना है, होलिस्टिक व्यू देना है। देन कम्स इवैल्यूएट। इवैल्यूएट, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन जो होता है वो थोड़ा डिटेल में होता है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन अगेन बहुत डिटेल होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर, यानी हम आज के बाद में बात करें तो आज के हिसाब से, लुक ईस्ट के हिसाब से, तो आपको डिटेल में जाना है बोथ साइड। और क्वेश्चन का दो पार्ट है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक, या फिर दोनों का मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकली इवैल्यूएट हो गया, इवैल्यूएट को आपने क्रिटिकल ऐड कर दिया। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल। सारे शब्द का मतलब लगभग सेम ही होता है, एंड आई वांट टू टेल यू ऑल। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, तो एक जैसे शब्द है यहाँ पे इलुसिडेट, कहीं कहीं आपको वर्ड इलुसिडेट मिलेगा, टेलेंटर वर्ड, इलस्ट्रेट, क्लैरिफाई, ओके, थ्रो लाइट। तो इन सब का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्सप्लेन इन इजी लैंग्वेज। ठीक है, आपको सिंपल शब्दों में समझाना है, यानी एक्सप्लेन, हाईलाइट, जो भी करिए। यू कैन राइट एलाबोरेट, एक्सप्लेन। ये सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है, आप एक्सप्लेन करिए, एलाबोरेट करिए, इलस्ट्रेट करिए, इलस्ट्रेट करिए, क्लैरिफाई करिए, तो लाइट ऑन करिए, एवरीथिंग इज द सेम। दैट मींस डोंट वरी अबाउट कि इन सब का मीनिंग अलग अलग है। आप डिक्शनरी ओपन करके पढ़ सकते हो इनके बारे में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो आंसर राइटिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ द टेलेंटर वर्ड, द कीवर्ड, and thereby you should be able to write it then. Then फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करना है, ओके। तो इवैल्यूएट है यहाँ पर, असेस बोथ साइड्स, मेंशन द यूजफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव बताइए, एंड देन यू कैन ब्रेक इनटू वेरियस पार्ट। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, कंक्लूजन। अब यहाँ क्रिटिकल ऐड हो जाता है। क्रिटिकल और इवैल्यूएट में फर्क है, क्रिटिकल में थोड़ा सा you tend to become more critical. What's the meaning of critical? आप जज करोगे, you will try to find तो अब क्रिटिकली क्या हो जाएगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली कमेंट। तो कमेंट तो हमने पढ़ा बेसिक कमेंट्री की तरह, एग्जामिन थोड़ा डिटेल में जाना है, इवैल्यूएट भी डिटेल में जाना है,
क्रिटिकल पार्ट है। क्रिटिकल पार्ट मतलब उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे थोड़ा ज्यादा बात करनी है। यू आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, यू आर ट्राइंग टू बी क्रिटिकल ऑफ द समथिंग दैट इज मेंशन। इवैल्यूएशन नॉर्मल है, यहाँ आप थोड़ा नेगेटिव पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करते हो। ठीक है, तो ये सारे जैसा मैंने कहा इट विल कम विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन। देन और भी शब्द होते हैं, समझ में आ रहा है? डू एम आई मेकिंग सेंस हियर? और ये अभी ऐसा सब ऐसा लगेगा मिक्स हो जा रहा है, जंबल अप हो जा रहा है दिमाग में, बट जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बार बार जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाएगा। बिकॉज आई एम अ मेंस गाय, तो मैं इस बातों को समझ सकता हूँ। अभी आप गर्दन भी हिला रहे हो, लेकिन इट विल टेक सम टाइम टू गेट यू एब्जॉर्ब दीज थिंग्स एंड एबल टू अप्लाई इन रियल कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं, जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब हो सकता है या फिर इनुमरेट हो सकता है। ब्रिंग आउट, इंडिकेट, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नीडेड। ये ऑल आर सेम, सबका मीनिंग सेम है। एक और शब्द हम लोग यूज करते हैं सब्सटैंशिएट। सब्सटैंशिएट का मतलब हो गया गिव एग्जांपल। सब्सटैंशिएट मतलब मैंने कहा कि सब्सटैंशिएट विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, उसको प्रूव करो विद एग्जांपल, इलस्ट्रेट, एग्जांपल, गिव एग्जांपल्स, सब्सटैंशिएट विद फैक्ट एंड डेटा। जो मैं कह रहा हूँ, गिव द राइट फैक्ट एंड डेटा टू एक्सप्लेन इट फर्दर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। फिर मैंने इसमें, अब इसको बहुत समझाएंगे तो आपको सिर्फ वो बोल बच्चन की तरह लगेगा, बट इट इज बेटर टू प्रैक्टिस देम। अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेन, नहीं समझ में आ रहा है तो जो समझ में आ रहा है लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मोटा मोटी ये शब्द काफी क्लोज होते हैं, एग्जामिन, एक्सप्लेन, कमेंट। थोड़ा कमेंट थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन है, एग्जामिन या इवैल्यूएट थोड़ा डिटेल में जाते हैं, क्रिटिकल पार्ट में नेगेटिव ज्यादा फोकस करते हो। सो मेनी अ टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि सर समझ में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, अभी आपको मतलब मैंने कहा एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन कर दो आपके हिसाब से जो लगता है। सर एक्सप्लेन कर दिया मैंने, उसके बारे में बताया, थोड़ा पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, फैक्ट डेटा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, तो फिर एग्जामिनर का नंबर कहाँ काटेगा? ठीक है, अब यहाँ देखो, व्हाट इज क्वाजी जुडिशियल बॉडी, एक्सप्लेन विद द कॉन्क्रीट एग्जांपल। तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होता है और उस एग्जांपल दे दो। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर जो है आपके बहुत सारी बॉडीज होती है, जैसे सेबी हो गया, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, जीएसटी एपीलेट ट्राइब्यूनल है, तो ये सारे आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हो जाती है। तो दैट इज हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो इनको आप पढ़ना एक बार, जस्ट ट्राई टू रीड इट। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इलुसिडेट। इलुसिडेट हमने भी लिखा है, यू कैन सी द टेबल। इलुसिडेट का क्या मतलब है? ठीक है, इलुसिडेट, एक्सप्लेन इन द इजी लैंग्वेजेस। और इसमें सब में बेटा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाला फॉर्मेट काम करेगा। हर जगह डायग्राम, डेटा, फैक्ट यूज करोगे। सब्सटैंशिएट वाला एग्जांपल दो। Growth of IT hub has opened up new avenues for employment but has also created new problems. Substantiate example. नई नई IT cities बनी है, उससे जॉब तो क्रिएट हुआ है, प्रॉब्लम भी हुई है। अब आप सोचो कि नया गुड़गांव बनाया है तो जॉब तो क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम भी हुई है। प्रॉब्लम क्या क्या हुई है? ट्रैफिक बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है,
AQI 900 पहुंच जा रहा है, 600 पहुंच जा रहा है। और क्या है, अनप्लान अर्बनाइजेशन हो रखा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन उस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा वो नहीं, बहुत लिमिटेड लोगों को हेल्प मिल रहा है, मेजोरिटी तो पुअर है जो सर्व कर रहा है। ओवर पॉपुलेटेड हो सकता है, अनप्लान ग्रोथ हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी है कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलता है, बिकॉज उस हिसाब से हमारी, वी कैन से दैट, तो इस लेवल पर आपको काम करना है। तो यहाँ मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल समझाया हुआ है, इलैबोरेट, डिस्क्राइब, हाईलाइट, डिफाइन, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है ना, तो इस तरह के शब्द आएंगे, बट जैसे जैसे लिखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका सेंस डेवलप हो जाएगा, एंड देन इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। नॉर्मली जो हम लोग आंसर इवैल्यूएट करते हैं तो हम लोग इतना क्रिटिकल पार्ट इस पे जाते नहीं है, तो ऊपर ऊपर देखते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत फाइन ट्यून लेवल पर उसको इवैल्यूएट करेंगे, हाँ भी क्रिटिकल पार्ट में ये तो होना ही चाहिए। अगर कॉमन सेंस भी अपना यूज कर रहे हैं कि हाँ भाई क्रिटिकल पार्ट पे ये होना चाहिए, तो देयर भाई, तो जो एग्जामिनर होते हैं दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है कि नहीं। अब नाउ ये टेबल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर सर्टेन टिप्स। अगर आपको पेपर वाइज जाना है, GS1, GS2, GS3, GS4, तो GS1, GS2 में क्या आएगा? GS1 में आपका हिस्ट्री है, सोसाइटी है एंड ज्योग्राफी है, राइट? इनके आंसर्स में क्या आएगा? एग्जैक्टली डेट, टाइमलाइन। ठीक है, यहां पर आपको डेट, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में, कल्चर में। ठीक है, देन ज्योग्राफी में आपका फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप्स हो सकता है। तो व्हेन यू लुक एट दिस, जनरल स्टडीज पेपर में आपका डायग्राम, फ्लो चार्ट, डेट, डेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही पेपर 2 में जाओगे, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉलिटी गवर्नेंस में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, आर्टिकल्स, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, है ना? यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है, पर्सपेक्टिव है, इससे जुड़ा हुआ कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई सर्वे है, रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स है, तो आप ये ऐड करोगे। बेटा इन सब चीज़ों को करने में अलग से एफर्ट लगता है, इसको हम लोग वैल्यू एडिशन कहते हैं। जब बेसिक तैयारी आपकी हो जाती है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, देन यू गो टू नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे आप आंसर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। इस पे अलग से आपको काम करना पड़ता है, वो साथ साथ होता है। जैसे मान लो मैंने कहा रूल ऑफ लॉ, या मैंने कहा पार्लियामेंट्री, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई गवर्नमेंट स्कीम है, जजमेंट है कि नहीं है, तो हमने डेवलप कर दिया, हाँ ये गवर्नमेंट स्कीम है। या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि नहीं, तो हमने बता दिया कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा उनको, यू हैव टू रिवाइज इट, और उसको वहां पे फिट करना पड़ेगा। आप घर में 15 मसाले रखे हुए हैं और खाना बना रहे हो, तो आपको पता है ये 2 ही मसाले यूज होंगे, तो वही 2 यूज करोगे ना, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। तैयार सब रखना है, यूज इट व्हेन रिक्वायर्ड। यस, करंट अफेयर यूज करना होगा, डेटा फैक्ट यूज करना होगा, फैक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, कोड फाइल बनानी पड़ेगी, हर चीज की फाइल बनाओगे और उसको धीरे धीरे अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करोगे। जैसे होता ना, टॉपिंग करना होगा, मैंने सजावट किया, फिर सजावट को और अच्छा किया, तो दिस विल बी लाइक टॉपिंग्स। तो आपको ये सब ऐड करना है, नंबर तभी मिलेगा बेटा, अदरवाइज जनरल आंसर लिखोगे तो जनरल नंबर मिलेगा, और जनरल नंबर में सिलेक्शन होगा नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन में रिसेंट एग्जाम्पल दिया आपने, कोई टर्म हो गया, मैप्स अगर रिक्वायर्ड है तो। इकोनॉमिक्स में तो डेटा, फैक्ट, इकोनॉमिक्स हैज नो वैल्यू विदाउट डेटा एंड फैक्ट। गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स, स्कीम, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी में अगेन डायग्राम बनाओ, है ना? बायोडाइवर्सिटी में भी सेम डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स की बात करो। रीसेंट आपको कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लाना होगा, आंसर्स क्यों पूछे जा रहे हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट में कैन आई एक्सप्लेन इट, देयर इज अ रीजन, लॉजिक व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ये सवाल अपने आप से पूछो। अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज डेवलपमेंट तो हमेशा न्यूज में है। अगर वुमेन लेड इशू है तो आप कहोगे वुमेन लेड इशू रिसेंटली न्यूज में आया है, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिला है, जेंडर बजटिंग की बात हो रही है, अभी रिसेंट इलेक्शन में वुमेन बेस्ड वोटिंग पैटर्न डेवलप हुआ है ना? तो ऐसा नहीं, वुमेन इशू हमेशा न्यूज में रहेंगे, बट आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको और रेलेवेंट बना दोगे, कहोगे हाँ तो जो एग्जामिनर हो कहेगा भी इसने पढ़ा भी है, समझ भी है, और इसको करंट से लिंक भी कर लिया है।
ऑटोमेटिकली मैं नंबर दूंगा आपको, कुछ बचा ही नहीं, छोड़ा कहाँ। यू हैव टू इंटीग्रेट स्टैटिक विद डायनामिक, कंटेम्परेरी एलिमेंट तभी आएगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स, लॉजिकल एग्जांपल, कोड्स आप ला सकते हो, तो ये आपके पेपर्स के हैं। नाउ 753 रूल ऑफ आंसर राइटिंग। 753 रूल ऑफ आंसर राइटिंग क्या है? सेवन टू 5:3, 7 मिनट्स में आपको आंसर लिखना है, कोशिश करिएगा। देन 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे मिनिमम, एंड राइट एटलीस्ट 3 डायमेंशंस, ठीक है। 3 पॉइंट कीवर्ड से लिंक करके आपको 5 पॉइंट मिनिमम लिखना पड़ेगा। नॉर्मली मैं 7 से 8 कहता हूँ, बट मिनिमम। एंड 3 डायमेंशन मतलब सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन। अब सवाल क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि हम इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो 753 इज नेचुरली यू हैव टू राइट 7 मिनट्स में 5 5 पॉइंट लिखिए बुलेट फॉर्म में, एंड 3 डायमेंशन आपके होने चाहिए। वो 3 डायमेंशन हो सकता है व्हाट, व्हाई एंड हाउ, फॉर, अगेंस्ट, कंक्लूजन। तो 7:5:3, मैं इसको 7.5 भी बोल सकता हूँ, बिकॉज मिनिमम 7.5 to 8 मिनट लगेगा आपको एक आंसर लिखने में, बट 7 मिनट इज सुटेबल। तो एज एन एस्पिरेंट आपको इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, एंड देन आपकी आंसर राइटिंग धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके होगा। नाउ रूल टू राइट आंसर राइटिंग। पहली बात तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, देयर आर सर्टेन मिथ्स अराउंड आंसर राइटिंग। पहला, कंप्लीट द सिलेबस। देन राइट। सिलेबस तो कभी खत्म ही नहीं होगा, सिलेबस डायनेमिक है ना, तो कभी खत्म नहीं होगा। बेसिक किताब पढ़ लोगे बट हमेशा करंट अफेयर पढ़ना होगा, तो आप कहोगे सिलेबस खत्म हो गया, दैट इज नॉट अ राइट आंसर। Many people try to say that I'll complete the syllabus or subject then I'll write. कभी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में आप कह सकते हो कि भाई इस बुक से मैंने यूपीएससी के सिलेबस कवर कर लिया, मैंने इस न्यूज़पेपर से कवर कर लिया, बट यू कांट से विद सर्टेनिटी दैट एवरी पार्ट ऑफ द syllabus has been complete thoroughly and now this is the end point. No. So a lot of people make this mistake. वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करके आंसर राइटिंग की बात करते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग दैट सिलेबस इज नॉट कंप्लीट। सर योजना कर ले, सर कुरुक्षेत्र कर ले, सर ये एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे एक और पढ़ ले। देयर इज नो अपर लिमिट टू व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन द लोअर लिमिट। और ज्यादा लिखना है, अब देखो ना 150 वर्ड लिखना है, पीएचडी नहीं करना ना सब्जेक्ट में, कम भी आना चाहिए बट रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, तो कंप्लीट द सिलेबस देन राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, द सेकंड पार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये मिथ है, दिस कंप्लीटली मिथ नहीं। यू हैव टू, आंसर राइटिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ओके, राइट रेगुलरली, कॉन्करेंटली होना चाहिए। जब पढ़ोगे तो लिखना भी होगा, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, ठीक है। शुरू में आपका नॉलेज लिमिटेड है तो लिमिटेड लिखो, बस धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा तो लिखना अपने आप इंप्रूव होगा। हाँ, डे 1 से मत लिखो, मे बी आपका बेसिक्स जब डेवलप हो जाए देन स्टार्ट राइटिंग आंसर। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसकी बेसिक किताब पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ लिया, नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग, एंड द सेम विल अप्लाई विद एवरी सब्जेक्ट। लिखने का पार्ट जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। लेट्स नॉट पुट अ टाइमलाइन। कुछ लोग कहते हैं 6 महीने तैयारी के 6 महीने बाद लिखना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहोगे सर टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन इंटरनलाइज नहीं हुआ, अपने शब्दों में लिख नहीं पा रहे हैं। अरे पहले सोचोगे तभी तो लिखोगे। दूसरा जो मिथ है, कैन बी डन आफ्टर प्रीलिम्स। नहीं, प्रीलिम्स के बाद तो टाइम ही नहीं होता है, 2.5 महीने का 3 महीने का टाइम होता है। यू रिक्वायर मिनिमम 6 to 9 months 12 months टू कंप्लीट द आंसर राइटिंग पार्ट। मैंने कहा ना 500 आंसर लिखने होंगे, बट 500 आंसर लिखना नहीं है ना। 500 आंसर को लिखने का प्रोसेस है, ये थोड़ी कि आज मैंने लिखना शुरू किया कल सुबह तक 100 आंसर लिख डाले, काम थोड़ी खत्म करना है। इट्स अ प्रोसेस, यू लर्न, यू ग्रो, यू इवॉल्व, यू एसिमुलेट, देन यू मूव टू नेक्स्ट लेवल, यू आर इंप्रूविंग एवरी डे। आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आज स्टार्ट किया और रात भर चलाते रहे, सुबह तक सीख गए, ऐसे थोड़ी होगा। गाड़ी चलाओगे फिर समझ में आएगा, गाड़ी गाड़ी के बारे में समझोगे, अपने बारे में समझोगे, फिर वो स्किल धीरे धीरे इंप्रूव होगा।
मल्टीपल टाइम जब करते रहोगे, लगातार कई महीने साल भर करोगे, तब गाड़ी चलाना आएगा। मैं राइट? गाड़ी चलाना एक एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो लर्निंग आंसर राइटिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो, व्हेन यू राइट यू लर्न एन एक्सपीरियंस कि हाँ मेरे आंसर राइटिंग में ये कमी है। तो इट इज अ स्किल, दैट इज व्हाई इट हैज टू बी एक्वायर्ड। तो ये जो कॉमन मिथ है कि हम तैयारी के बाद हम एग्जाम जो तैयारी कर लेंगे तब लिख लेंगे, ना, ये नहीं होगा। दूसरा, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग आंसर राइटिंग पे काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो आंसर राइटिंग में काम करते हैं। एंड आपका जो स्टार्टिंग 1.5-2 साल का फेज है, अगर इसमें स्किल डेवलप कर लिया तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। मोस्टली पीपल 2-3 अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आंसर राइटिंग में काम नहीं करते हैं। दे हैव ऑल द रिलेवेंट स्किल्स, सिलेबस कवर है, पढ़ा भी है, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट। मैंने बहुत क्वालिफाइड बच्चों को देखा है जिन्होंने 4-4 प्रीलिम्स निकाला है लेकिन उनका मेंस एक बार भी नहीं निकला है। तो मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, पहले अटेम्प्ट में आया, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, सिलेक्ट हो गए टॉप 100 रैंक में। हर साल ऐसा होता है। क्यों? एफर्ट इज नॉट द फैक्टर। एफर्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा। लिखना भी है, पढ़ना भी है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, लिख नहीं रहे हो, इट विल नॉट वर्क। और बिना पढ़े तो लिख भी नहीं सकते हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, so these are the common things that you have to remember as an aspirant जो आंसर राइटिंग कर रहा है। Now I will take some doubts and questions। जो टेलेंडर वर्ड्स को मैंने जो डिस्कस किया वो यही है, इसको पढ़िएगा। एंड आई थिंक इसको पढ़ने का बहुत मतलब नहीं है, पढ़ भी लोगे तो अच्छा सब पढ़ लिया, बट इट इज मोर अबाउट अप्लाइंग देम व्हेन यू आर यूजिंग देम टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इन द कमिंग मे बी इन द कमिंग 1 ईयर, 1.5 साल में हम लोग बहुत सारा आंसर राइटिंग करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। माय ओनली आइडिया वाज टू अप्राइज यू अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आंसर राइटिंग। और यूपीएससी की आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। ऑल्सो मेरा एक थर्सडे को एक सेशन होगा जिसमें मैं एससी के बारे में बात करूंगा। किसी कोई डाउट है? एनी डाउट्स एनीबॉडी हैज? अब आप करोगे क्या, कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग? कैसे स्टार्ट करोगे? बहुत बेसिक है। कोई टॉपिक पढ़ा तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ढूंढ लीजिए एंड स्टार्ट विद बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन। बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन अगर आपको शुरू में दिक्कत है, शुरू में डिफाइन पॉवर्टी, give examples of poverty, explain something, tell me the type, कुछ भी कर लो, explain the plate tectonic movement of the of the geography, या फिर you can start with any topic। ठीक है। दूसरा, PYQs को रेफर करिए ऑलवेज। रेफर मतलब सिर्फ पढ़िए, रीड इट। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स से इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, लुक द PYQs, रीड इट, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब आप रास्ता आपको दिखेगा तभी तो आप सोचोगे ना रास्ते में जाना कैसे है, क्योंकि रास्ता दिखाना जरूरी है। पढ़ाई की पहले पढ़ाई करनी है, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। तो वंस यू आर गोइंग थ्रू, तो PYQs को रेगुलर रेफर करिए। आपको PYQ की बुकलेट यहाँ मिलेगी, उन PYQs को आप जब सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो गो थ्रू PYQ ऑफ पॉलिटी। सडन लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो बहुत भारी है, यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टैटिक से स्टार्ट करोगे, फिर पढ़ोगे, समझोगे क्लास में, फिर करंट अफेयर अपडेट करोगे, फिर इंटरलिंक करोगे, देन यू विल रीच दैट स्टेज। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाइए, हम प्रोवाइड करेंगे बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस। और अगर इन बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें तो परफेक्ट है। यू कैन स्टार्ट विद एनसीईआरटी एज अ बिगिनर। अगर आपने PYQs देखना है तो PYQs में भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर स्टैटिक क्वेश्चंस, वेरी सिंपल एंड देयर आर अप्लाइड क्वेश्चंस। अप्लाइड क्वेश्चन जो होंगे करंट बेस्ड होंगे, तो आप इनको लगा सकते हो। यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, आप इनको लगा सकते हो, इसको नहीं, ये बाद में। क्योंकि आपको यूपीएससी में PYQ में भी बहुत स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे, जो डायरेक्ट सवाल होंगे, टू द पॉइंट होंगे, बट दैट शुड बी कवर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग अ टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट। और लिखने की कोशिश करिए, घबराइए नहीं, बिकॉज आपको भी पता ही नहीं कि आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम कहाँ आएगी। जब लिखोगे तो प्रॉब्लम समझ में आएगी, देन यू प्रैक्टिस एंड यू ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है, तो यू हैव टू कंप्लीटली रिमेंबर दीज पॉइंट्स। एंड आज के लिए तो काफी है। नेचुरली पढ़ोगे तो चीजें और अच्छे समझ में आएंगी।
टेक केयर।